अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ओस्पी ऑफ द नोज़। ठीक है, तो नोज़ के लिए जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी मतलब वार्ड में पढ़ाए गए हैं और या फिर जो भी हमें ओस्पी के लिए या फिर वाइवास के लिए पूछते हैं तो वो मैं बताऊंगी आपको आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो नोज़ को एग्जामिन करना होता है ना, उसके लिए जो बेसिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है थ्योरेटिकम नेज़ल स्पेकुलम। ये तो आना ही आना चाहिए ना हर एक को। ठीक है, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो हमें सबसे पहले हम बोर्ड गए थे, हमें सबसे पहले इसी का ही बताया था। इसके बारे में क्या पूछते हैं, इसके बारे में ये पूछते हैं कि आपने इसको कैसे होल्ड करना है अपने हाथ में। ठीक है, तो हम इसे लेफ़्ट हैंड से पिक करते हैं और कैसे करना है, जैसे ही पढ़ा है ना, सरफेस के ऊपर ऐसे हमने रख देना है। इसको रखने के बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर इंडेक्स फिंगर डालने हैं, इंडेक्स फिंगर से हमने इसको उठा लेना है। उठाने के बाद हमने क्या करना है कि इसकी जो हमारी मिडिल फिंगर है और इसके जो मतलब एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं ना, वो आपकी इंडेक्स फिंगर से ऑपोजिट होने चाहिए। ये बात याद रखनी है। उसके बाद आपकी मिडिल फिंगर जो है ना, वो उसे क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ जाएगी और जो आपकी फोर्थ फिंगर है और जो फिफ्थ फिंगर है वो वहीं पे रहेगी। फिर हम इसको होल्ड करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फोर्सफुली हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम इसको इंसर्ट करेंगे नाक में। ठीक है, तो नोज़ में इंसर्ट करने के बाद हम इसको लेटरली भी कर सकते हैं, हम इसको अपवर्ड भी कर सकते हैं। तो आप देख लें कि कितने आराम से हमें नोज़ की टर्बिनेट्स नज़र आ रहे हैं। तो हम एंटीरियर एंडोस्कोपी करने के लिए हम थ्योरेटिकम नेज़ल स्पेकुलम करते होते हैं, इसको थॉमसन बोलते होते हैं, लेकिन हमारे अगर ओस्पी में ये आता है तो हमें इसे बोलना है थ्योरेटिकम नेज़ल स्पेकुलम। इसकी यूजेस क्या क्या बताया मैंने, नोज़ की एग्जामिनेशन करने के लिए, और इसके अलावा नेज़ल सर्जरी के लिए यूज़ करते होते हैं, एसएमआर के लिए, सेप्टोप्लास्टी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक और भी इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये नाक को एक्सपेंड करता है हमारे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट करते हैं। ये हमारे पास है टिलीज़ ड्रेसिंग फोर्स। ये हमारे पास है टिलीज़ ड्रेसिंग फोर्सेप। ठीक है, तो आपने इसको कैसे याद रखना है, इसके जो आगे जॉ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ओपन होता है, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि हमने जब ड्रेसिंग करनी होती है, ड्रेसिंग किसकी करनी होती है, नोज़ की। नोज़ में एपिस्टेक्सिस हो गई है, ब्लीडिंग हो गई है, तो हमने उसमें आपको पता है गॉस डालना होता है। ठीक है, पैकिंग करनी होती है, तो नोज़ जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है ना, पीछे तक होता है, तो हमने ड्रेसिंग कहाँ करनी होती है, बहुत पीछे तक करनी होती है। इसके आगे वाले जो इसके एंड्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है इसके अंदर। उसके अलावा हमारे पास ये देखें, इसके जब हम इसे क्लोज़ करेंगे तो पीछे जो इसके शांक्स होते हैं वो कम्प्लीटली क्लोज़ नहीं होते। ये थोड़ा सा बहुत इसका ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है। कर्व्ड होने के बाद इसके जो एंडिक्स होते हैं वो कम्प्लीटली बंद नहीं होते, जैसे एक दूसरे के अपोजिंग सर्फेसिस नहीं होती, थोड़ा सा ओपन रह जाता है, और पीछे से तो ये ओपन ही है। ये है टिली फोर्सेप। ठीक है, इसको हम यूज़ करते होते हैं पैकिंग करने के लिए, इसके अलावा फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए, कोई भी डेब्रिस वगैरह है नाक में, ठीक है, तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टर्बिनेक्टमी सीज़र। तो टर्बिनेक्टमी सीज़र को आपने गौर से देखना है कि इसके जो हमारे पास शैंक्स होते हैं वो देखें पीछे से कम्प्लीटली क्लोज़ है। ठीक है, हम इसको अगर इसके आगे से अगर जा क्लोज़ है तो पीछे से शैंक्स भी इसके क्लोज़ ही होंगे, कम्प्लीटली क्लोज़ है। और अगर हम थोड़ा सा और गौर करें तो इसका जहाँ पे जॉइंट है, जहाँ पे इसका कील लगा होता है, बिल्कुल जॉइंट के नीचे ना थोड़ा सा स्मार्ट सा होता है। ठीक है, तो हम इसे याद रखना है, ये है टर्बिनेक्टमी सीज़र। और टर्बिनेक्टमी सीज़र जो हम यूज़ करते होते हैं वो कहाँ यूज़ करते होते हैं, टर्बिनेट्स मूव करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा सेप्टल सर्जरीज के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ये भी टर्बिनेक्टमी सीज़र है, इसको याद कर लें अच्छे से। ये देखें टर्बिनेक्टमी सीज़र ओपन होगा तो वो किस तरह ओपन होगा। उसके जो थे हमारे पास टिली ड्रेसिंग फोर्सेप के हमारे पास जास जो थे वो कम्प्लीटली ओपन हो रहा था। ठीक है, उसके और बहुत लंबे से उसके जास थे, जबकि यहाँ पर जो है इसके हाफ वे में ही ओपन होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं टिली हैंकल फोर्सेप। अब आपने इसको अच्छे से याद रखना है कि जो टिली हैंकल फोर्सेप है ना, एक तो इसकी जो माउथ है, जो इसका जॉ है, वो बिल्कुल छोटा सा चुना सा है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में इसका थोड़ा सा खुलेगा। दूसरी बात ये है कि इसके जॉ में हमारे पास होल्स होंगे, क्योंकि बिल्कुल ऐसा एक और भी है। तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर एंड में इसके ना होल्स होंगे दोनों साइड पे, ऊपर भी नीचे भी, वो थोड़ा सा ओपन होगा, ये बिल्कुल वैसे ही, और पीछे से जिसके शैंक्स हैं वो ओपन ही रहेंगे। तो इसे कहते हैं टिली हैंकल फोर्सेप। ठीक है, अब टिली हैंकल जो फोर्सेप वो किस लिए यूज़ करते हैं, हम वही रिमूव करने के लिए फॉरेन बॉडी, अगर नोज़ में फॉरेन बॉडी चली गई है तो हम इसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों में चली जाती है या ईयर्स में अगर चली गई तभी हम रिमूव करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है ये देखें टेडी हैंकल फोर्सेप, थोड़ा साइड व्यू दिखाया हुआ है, इसके अंदर देखें ओपनिंग आपको अच्छे से नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्रोकोडाइल फोर्सेप। अब ये क्रोकोडाइल फोर्सेप आपको बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा होगा, लेकिन इसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि एक तो पीछे वाले का जो है ना वो एंगल थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है, इसमें एंगल कम हो गया। दूसरी बात ये कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो ये है कि इसके जो एंड होते हैं वहाँ पे कोई होल्स नहीं होते, इनका मतलब बहुत फाइन सा और फाइन से एंड होते हैं, क्योंकि हमने इसको यूज़ करना होता है एयर के लिए। एयर में कोई फॉरेन बॉडी गई है या फिर अगर हमने ग्रोमिट इंसर्ट करना है, ठीक है, तब हमने इसे यूज़ करना होता है, और इसके बहुत ही फाइन से पतले से होते हैं, नो होल्स, ठीक है। तो ये याद रख लेना इसको, इसे कहते हैं क्रोकोडाइल फोर्सेप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड के लिए, ठीक है, और ये पूछते भी होते हैं ओस्पी के लिए भी। नेक्स्ट हम करते हैं, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, किलियन नेज़ल स्पेक्यूलम कहते हैं इसको, और ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा आने वाली यही चीज़ है, ठीक है। इसे आपने याद कर सकना ही तो आपको आसान सा लग रहा होता है कि किलियन नेज़ल स्पेक्यूलम जो है इसके अंदर 2 इसके शैंक्स होंगे, ठीक है, ऊपर से ये गोल गोल सा मतलब ओपन सा होगा, और इसका जो आगे माउथ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास है ना किलियंस नेज़ल स्पेक्यूलम किस लिए यूज़ करते होते हैं, ये भी यूज़ कर देते हैं वाइड करने के लिए नोज़ को, जैसे हमने थोड़ी कम नेज़ल स्पेक्यूलम किया था। इसको हम और क्या यूज़ हो सकते हैं, एसएमआर में, सेप्टोप्लास्टी में, ठीक है। उसके अलावा नेज़ल एग्जामिनेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं, ये वही है हमारे पास फिर से हमारे वर्ड में जो पढ़ा होता है ये इस तरह पढ़ा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ये है हमारे पास फ्रियस डबल एंडेड एलिवेटर कहते हैं इसको। इसमें ये होता है कि इसकी पिक्चर ये है आगे, ठीक है, ये हमारे वर्ड में बिल्कुल ऐसा पड़ा होता है कि इसके ना डबल दोनों साइड पे ना हमारे पास जैसे ब्लेड नहीं होती वैसे ही होती है, ठीक है, और इसे हम यूज़ करते होते हैं म्यूकोपेरिकोंडी में पेरियोस्टम को एलिवेट करने के लिए, एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी में। ये बहुत ईजी सा है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये फिर वही है, ये हमारे पास जो वर्ड में पड़ा होगा ना वो इस तरह से पड़ा होगा, इसे हम कहते हैं पेरियोस्टल एलिवेटर भी कह सकते हैं या फ्रियस डबल एंडेड एलिवेटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गूच। तो ये गूच जो होता है ना यूज़ करते होते हैं हम ये ना कुछ स्पर रिमूव करने के लिए, या फिर कोई बोनी प्रोजेक्शन है हमारे नोज़ में, डीएनएस, इन केसेस ऑफ डीएनएस, ठीक है, तब हम इसे यूज़ करते होते हैं। और इसको जैसे रख के ना मतलब स्पर के ऊपर फिर हम हैमर से उस वहाँ पे ज़ोर लगाते होते हैं, ठीक है, मारते होते हैं, तो उससे ना हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो जो स्पर होता है या फिर वो जो बोनी प्रोजेक्शन होती है वो टूट जाती है, ठीक है। ये हमारे पास किलियन नेज़ल गोच कहते हैं इसको, या बर्नेट शेप्ड कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो है ना डायग्राम बनी हुई है हमारी बुक में, तो वहाँ से मैंने ये लिए पिक्चर, तो ये यूज़ करते हैं सेप्टल स्पर को और बोनी क्रेस्ट को रिमूव करने के लिए, सेम वही। नेक्स्ट हमारे पास है नेज़ल सक्शन। तो आपको पता है कि जब भी नोज़ की, ईयर की, थ्रोट की कहीं पे भी सर्जरी होती है तो ब्लीडिंग होती है वहाँ पे, ठीक है, तो उसे सक करने के लिए हमारे पास नेज़ल सक्शन होता है। इसी तरह से ईयर का भी होता है सक्शन, ठीक है, और थ्रोट के लिए भी होते हैं। तो ये वाला जो यूज़ करते हैं ये होता है नेज़ल सक्शन, थोड़ा सा ये टेढ़ा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, एशियस फोर्सेप, और दूसरा होता है हमारे पास वेल्शेप, ठीक है, तो वेल्शेम, ठीक है। तो एशियस फोर्सेप को और उसको कैसे हम रिकग्नाइज़ करना है ये हम करेंगे, लेकिन दोनों की जो हमारे पास इंडिकेशंस हैं सर्जरी के लिए वो दोनों की ही सेम है, ठीक है। दोनों यूज़ करते होते हैं रिडक्शन ऑफ द फ्रैक्चर्ड नेज़ल सेप्टम, मतलब अगर इंसान को कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसमें उसके फ्रैक्चर हो गए हैं उसकी कार्टिलेज वगैरह, तो उनको ठीक करने के लिए, उन्हें कम करने के लिए हम एशियस फोर्सेप या वेल्शेम फोर्सेप यूज़ करते होते हैं, ठीक है। अब इसको रिकग्नाइज़ कैसे करना है, एशियस आपको नज़र आ रहा है, आगे हम करते हैं, ये है वेल्शेम। वेल्शेम का देखें इसके ना आगे से जो एंड्स हैं ना वो एक तो थोड़े से मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं होते, लेकिन फिर भी इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है उसमें यह है कि इसके जो एंड्स होते हैं ना वो ज़्यादा लंबे नहीं होते, ठीक है, थोड़े छोटे से होते हैं। और जो एशियस फोर्सेप है ये देखें, फिर दोबारा डायग्राम आ गई है हमारी, ये ढिंगरा की पिक्चर है, तो यहाँ देखें एशियस फोर्सेप का जो आगे बिल्कुल एंड्स हैं वो बहुत लंबे हैं, दूसरे वाले जो वेल्शेप में वो छोटे हैं, ठीक है। चलिए ये भी अगर चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो आपने ऐसे याद रखना है कि जो एशियस के फोर्सेप के जो एंड्स होते हैं ना वो जब बंद होते हैं वो कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बीच में गैप नहीं आता। लेकिन वेल्शेप का देखें उसके जो एंड्स होते हैं ना वो कम्प्लीटली ऐसे बिल्कुल चिपते नहीं होते, जैसे कोई चीज़ चिपक जाना होना है, मतलब बंद हो जाती है, एक दूसरे को अपोजिंग सर्फेसेस होती हैं, वैसे वेल्शेप में नहीं होती लेकिन एशियस में होती हैं। और दोनों यूज़ करते होते हैं हम रिड्यूसिंग फ्रैक्चर ऑफ द नेज़ल सेप्टम के लिए, ठीक है। तो आई होप कि याद हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
ये देखें, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं बहुत सारे, तो हम कैसे करेंगे कि इसमें कौन सा वेल शेप है और कौन सा एशिस है। जो सबसे पहले फर्स्ट में पड़ा है वो है वेल्शियम और सेकंड जो पड़ा है वो है एशिस। अब देखें एशिस जो है वो कम्प्लीटली क्लोज़ है, उसमें कोई भी दरमियान स्पेस या गैप नहीं है, ठीक है। जबकि वेल शेप जो है ना वो थोड़ा सा ओपन रह जाता है, मतलब वो कम्प्लीटली अपोजिंग सर्फेसिस नहीं होती उसकी। ये देखिए, ये वॉर्ड की है डायग्राम, पिक्चर ली है मैंने, इसमें सर दिखा रहे हैं हमें एशिस का। तो ये एशिस के जो आगे एंड्स होते हैं वो लंबे होते हैं। और ये हमारे पास है वेल शेप। तो वेल शेप में क्या होता है कि हमारे पास इसमें उसके एंड्स ज़रा छोटे होते हैं और इसकी मतलब ओपनिंग जो है ना वो भी बड़ी होती है, ठीक है। ये हमारे पास फिर से एशिस है ऊपर, और नीचे वाले देखें, नीचे से हमारे पास जो है ना वो वेल शेप है। उसके बाद हमारे पास है ये जिसे हम कहते हैं ट्रोकार और कैनोला। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हम यूज़ करते होते हैं अगर हमने सुराख करना है एंटर लिवाज के लिए फ्रॉम इन्फीरियर मीटस से, ठीक है। इन्फीरियर मीटस टू से करते होते हैं हम मीटस के अंदर, ठीक है। ये यूज़ होता है, इसकी यही इंडिकेशन है कि हमने इसको यूज़ करना है एंटर लिवाज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है नेज़ल स्नियर। तो नेज़ल स्नियर जो है ना ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे हम क्या करते होते हैं कि हम जो है ना अगर नोज़ के अंदर कोई पॉलिप है या कोई ऐसी और चीज़ है जिसे हमने बाहर रिमूव करना, मोस्टली पॉलिप के लिए यूज़ होता है रिमूव करना, तो हमने नेज़ल स्नियर के अंदर उसको डाल के ना फिर ना पीछे से हमने प्रेशर पुट करना होता है, उससे क्या होता है वो कट जाती है चीज़, वहाँ से निकल जाती है। तो नेज़ल स्नियर यूज़ करते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लक्स फोर्सेप्स। तो लक्स फोर्सेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत हाई यील्ड है, पूछते होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपने इसे याद रखना है कि ये जो ना बहुत ज़्यादा बल खाती हुई चीज़ है, मतलब बहुत बल खाती है। दूसरी बात ये इसके एंड पे सुराख होंगे, ठीक है, होल्स होते हैं। थर्ड ये कि इसकी जो आगे जॉ होता है वो थोड़ा छोटा होता है, जैसे वो खुद इतना बड़ा है, इतना लंबा है, उसके हिसाब से ये इतना ओपन नहीं होता, आगे थोड़ा ओपन होता है, ठीक है। ये देखें कि आपको मैं बताती हूँ कि जैसे ये, हाँ, इसमें आप देखें फोर्थ नंबर पे हमारे पास पड़ा है ये क्या कहते हैं लक्स फोर्सेप, ठीक है। तो लक्स फोर्सेप के जब हम क्लोजली देखेंगे तो इसके जो पीछे से एंड्स होते हैं, जो शंक्स होते हैं, वो ओपन ही रहते हैं, लेकिन आगे से कम्प्लीटली ये बंद होता है, ठीक है। तो हमने, और इसका एंगल भी बहुत ज़्यादा कर्व्ड नहीं है, मतलब कर्व्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूटली नहीं है, और इसके एंड पे क्या होते हैं सुराख होते हैं। तो हमने इसे याद रख लिया है कि ये हमारे पास लक्स फोर्सेप है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लक्स फोर्सेप की इंडिकेशंस ये हैं कि हम इसे यूज़ करते थे कार्डियक लग ऑपरेशन के लिए, ठीक है, मतलब म्यूकोजा को रिमूव वगैरह करने के लिए, और एसएमआर के लिए यूज़ कर सकते हैं, पोलिपेक्टमी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो बायोप्सी टेक करते हैं नोज़ से, थ्रोट से, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हमारे पास आ गया दोबारा लक्स फोर्सेप, जो कि हमारी डायग्राम है हमारी बुक की। तो वो हमें इंस्ट्रूमेंट भी दे सकते हैं, वो हमें डायग्राम भी दे सकते हैं। तो ये बात है कि इसका जॉइंट जो होता है ना बिल्कुल लास्ट में होता है, इसके लास्ट में एंड्स में ओपनिंग होती हैं, और जिसको ये क्लोज होता है तब भी ये इसकी पीछे से शंक्स खुले रहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास है ये इसमें हमने बताने हैं, मैंने आपको बताया सारे, ठीक है। तो इसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं एक दफ़ा। सबसे पहले जो पड़ा है हमारे पास वो लक्स फोर्सेप पड़ा है, ठीक है। सेकंड को छोड़ दें वो सीज़र है। थर्ड को हम करते हैं हमारे पास टर्बिनेक्टमी सीज़र है, ठीक है। उसकी देखिए पीछे से शंक्स भी क्लोज हैं, आगे से भी वो क्लोज है, ठीक है, और दरमियान से थोड़ा सा स्मार्ट्स है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं किलियस नेज़ल स्पेक्यूलम है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखें क्या पड़ा हमारे पास, जिसके एंड पे सुराख हैं, तो वो क्या चीज़ होगी, टिली हैंकल फोर्सेप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और पड़ा है, उसको आप छोड़ दें फिलहाल, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह। वैसे वो टॉवल फोर्सेप है। उसके बाद बीपी होल्डर पड़ा हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है जो भी हम करके थे लक्स फोर्सेप, ठीक है। तो ये लक्स फोर्सेप के साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन शेप तकरीबन सबकी सेम होती है। आगे है टूथ फोर्सेप, उसको छोड़ दें, वो नेक्स्ट में बताऊंगी मैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम आते हैं फिर से वो टिली हैंकल फोर्सेप पड़ा हुआ है, ठीक है। इस क्या कहते हैं नेज़ल स्पेक्यूलम पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ दें। उसके आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है टिली ड्रेसिंग फोर्सेप पड़ा हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं तो वो आर्टरी को करने के लिए फोर्सेप होता है, उसे छोड़ दें फिलहाल। नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारे पास पेरियोस्टल एलिवेटर पड़ा हुआ है, वो हमने पढ़ लिया है। उसके आगे गोज पड़ा है, गोज के बाद हमारे पास सक्शन ट्यूब पड़ी है, सक्शन ट्यूब के बाद हमारे पास हैमर पड़ा है। तो इसमें से 3-4 जो मैंने आपको नहीं बताया वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन जो इस वीडियो में बताएं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद रखनी है इसको, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम है हमारी बुक की पिक्चर। तो इसमें हमारे पास देखें सबसे पहले हमारे पास कौन सा पड़ा, टिली ड्रेसिंग फोर्सेप है, ठीक है, नेक्स्ट वाला नहीं हमें दिखाया गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट भी नहीं दिखाया गया, और नेक्स्ट भी नहीं, उसके बाद गूच दिखाया था, और पेरियोस्टल फ्रीस्ट डबल एंडेड एलिवेटर, ठीक है। फिर
वेल्शियम देख लें, एशिस देख लें। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं तो इसमें ट्रोकार देखने आपने। ट्रोकार के बाद आपने आना सेक्शन ट्यूब होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया लक्स फोर्सेप कर लिया हमने, नेज़ल स्नेयर कर लिया, और ये थॉमसन नेज़ल स्पेकुलम लिखा हुआ है, इसको हम थ्योरिकल नेज़ल स्पेकुलम भी कहते हैं। उसके बाद है किली, जो किलियंस नेज़ल स्पेकुलम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टिली ड्रेसिंग फोर्सेप हो गया, ये हमने कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्रोट के और फिर एयर के बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।